हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में स्वागत है। जितने भी दोस्त हैं एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए सेशन को। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर सेशन। ठीक है, चलिए। ज़्यादातर लोग गांव गए हुए हैं, होप सो आप लोग होली एंजॉय कर चुके होंगे। अब ज़रूरत है फिर से वापस करने की डियर, वापसी ज़रूरी है अपने पढ़ाई पर। चलिए एक बार जल्दी से शेयर कीजिएगा सारे दोस्तों को भी सेशन। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर। और याद रखिएगा, लक को तो पता नहीं, लेकिन अवसर बहुत मिलते हैं मेहनत करने वालों को। जो भी इंसान मेहनत करता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुलता जरूर है, याद रखिएगा। ठीक है, किस्मत साथ दे ना दे, लेकिन एक बात फिक्स है कि मेहनत करने वालों का जो है बुलंदियां, उसके सितारे कभी ना कभी बुलंद जरूर होते हैं डियर, याद रखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, आज का करंट अफेयर सेशन। और एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। लेट अस मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश में जो है मुस्लिम विरोधी भावनाओं को हवा मिलने की संभावना के चलते द कश्मीर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई। इसमें पूरे भारत में एक फिल्म की बहुत चर्चा हो रही है। विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। क्या नाम है डियर? द कश्मीर फाइल्स इसका नाम है। और ये मूवीज में पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। जो कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के पलायन पर बनाई गई फिल्म है, उनके साथ की गई जो भी दुर्व्यवहार थे उस समय कश्मीर में 1990 के समय में, उन सारी चीज़ों के बारे में इस फिल्म में दिखाया गया है, इसको प्रदर्शित किया गया है। 1990 में जो भी चीज़ें की गई थी, वहाँ से किस तरह से हिंदुओं ने, कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया जम्मू कश्मीर से, उन सारी चीज़ों का डिटेल के साथ इसमें वर्णन किया गया है। वहाँ की चीज़ों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है इस मूवी के द्वारा द कश्मीर फाइल्स में। जहाँ पर जो न्यूजीलैंड में, कहाँ पर डियर? तो ये न्यूजीलैंड एक देश है ऑस्ट्रेलिया के नीचे, कभी आप देखेंगे मैप में, तो यहाँ पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए जो है ऐसा संभावना के चलते द कश्मीर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और द कश्मीर फाइल किससे संबंधित है? तो कश्मीर से संबंधित है, कश्मीरी हिंदुओं से, कश्मीरी पंडितों से संबंधित है, जिन्हें 1990 में एक जेनोसाइड के माध्यम से यहाँ से भगाने का प्रयास किया गया था जम्मू कश्मीर से। ठीक है, अब इस समय 370 हट चुका है और कई सारे प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं। और ऐसे में उम्मीद करते हैं कि वो गवर्नमेंट जो है कश्मीरी हिंदुओं को फिर से, जिन्होंने पलायन किया है, उनको उनके घर पहुंचाने का काम करे, ऐसी हमें उम्मीद है हमारे गवर्नमेंट से। आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड इस क्वेश्चन का डियर। नेक्स्ट हमारा है, लगातार दूसरी बार मणिपुर के सीएम किसे चुना गया है? तो मणिपुर के सीएम किसे चुना गया डियर? तो लगातार दूसरी बार है, यानी जो इसके पहले थे वही फिर से मणिपुर के सीएम बने हैं, बीजेपी से हैं। आंसर हो जाएगा एन बीरेन सिंह। कौन? एन बीरेन सिंह को जो है मणिपुर का लगातार दूसरी बार सीएम चुना गया है। पंजाब में कौन बनाया है? तो भगवंत मान पंजाब में बने हैं, एन बीरेन सिंह मणिपुर में बने हैं। उसके अलावा प्रमोद सावंत कहाँ पर बने हैं? तो वो गोवा में बने हैं मुख्यमंत्री। अभी उन्होंने शपथ नहीं लिया है, लेकिन वहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तो प्रमोद सावंत बनेंगे। उसके अलावा यूपी में मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? योगी आदित्यनाथ। 25 तारीख को जो है उनका शपथ ग्रहण समारोह भी है, याद रखिएगा। यूपी में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रिकेट एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्रिकेट एशिया कप 2022 डियर, इससे पहले आपने देखा होगा 2020 और 2021 दोनों में जो है क्रिकेट, ये आपका एशिया कप का आयोजन नहीं किया गया था कोविड के कारण। लेकिन फिर से 2022 में इसकी मेजबानी की जा रही है, श्रीलंका के द्वारा इसकी शुरुआत की जा रही है। और ये जो है क्रिकेट एशिया कप पहले जो होता था ओडीआई फॉर्मेट में होता था, यानी 50-50 ओवर का होता था। लेकिन अब जो है ये किस में होता है? तो T20 फॉर्मेट में होता है, यानी फटाफट क्रिकेट 2020 क्रिकेट में इसका आयोजन किया जाता है क्रिकेट एशिया कप का। और इस बार इसकी मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो श्रीलंका के द्वारा। अगस्त महीने में खेला जाएगा, श्रीलंका के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। 2020-21 में इसको जो है कोविड के कारण स्थगित कर दिया गया था, सारे पॉइंट याद रखिएगा। और किस फॉर्मेट में होगा? तो फटाफट क्रिकेट यानी 2020 क्रिकेट फॉर्मेट में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व कविता दिवस
कब मनाया जाता है? विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है डियर? तो ये आपका यानी जो वर्ल्ड पोएट्री डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व कविता दिवस। और भी कल हमने डिस्कस किया था विश्व गौरैया दिवस, विश्व, उसके अलावा प्रसन्नता दिवस, उसके अलावा आपका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो भी जारी हुआ था, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 136 है। कितना है डियर? 136 रैंकिंग है भारत की, जो 2020 में कितनी थी? 139 थी। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे दिवस आपके 20 तारीख को थे और 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व कविता दिवस। अगला हमारा क्वेश्चन है 20 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व गौरैया दिवस, जो कल आपका सेलिब्रेट किया गया था 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस को मनाने की जो शुरुआत है डियर 2010 में शुरू की गई थी इसको मनाने की शुरुआत, ठीक है। और ये जो है 2022 में इसकी थीम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है विश्व गौरैया दिवस डियर आपके एग्जाम के लिए। गौरैया को 2012 में जो है दिल्ली सरकार के द्वारा राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया था, इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो 22 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व गौरैया दिवस 2022 की थीम क्या है? तो 2022 की जो थीम है डियर वो है आई लव स्पैरो। क्या है? आई लव स्पैरो इसकी थीम है। याद रखिएगा, गौरैया की जिस प्रकार से इंडेंजर्ड होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है, वो समय आप लोगों को याद होगा जब रात में बैठ कर के आसमान में आप पक्षियां गिनते थे, उनके झुंड गिनते थे। लेकिन आज के समय में, आज के माहौल में ऐसा देखने को कहीं मिलता ही नहीं है। ये हमारा इन्वायरमेंट का हाल है। इतने सारे जो पक्षी थे वो सारे खत्म होते जा रहे हैं और उसी पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उसका रीजन कई सारे आपके पॉइजनस मेडिसिन हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसको बढ़ावा देने के लिए गौरैया को संरक्षित करने के लिए जो है आई लव स्पैरो इसकी थीम रखी गई है और ये डे मनाया जाता है आपके 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो कल इनके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि लगभग 200 मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर, दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो वो बनी है झूलन गोस्वामी, ठीक है। और पहली कौन थी? तो मिताली राज पहली थी। तो झूलन गोस्वामी जो 200 मैच खेल चुकी हैं, उन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा विकेट यानी 250 वनडे विकेट भी लेने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा, क्योंकि मिताली राज तो एक प्रकार से बैट्समैन है और दुनिया में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन है? मिताली राज है। यानी दुनिया का सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी भी भारत में है और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी भी कहाँ पर है? इंडिया में है। झूलन गोस्वामी और मिताली राज दोनों आज भी तहलका मचाने के लिए तैयार हैं, किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी लेवल पर आज भी तैयार है। और इस समय वनडे में इस जो आपका वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें कैप्टनसी कौन कर रहा है डियर? तो मिताली राज है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? झूलन गोस्वामी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा यानी यूएन द्वारा कब जो है इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो किसके द्वारा घोषणा की गई है? तो सबसे पहले यूएन के द्वारा, ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन, जिसमें लगभग 194 मेंबर हैं डियर। और इसमें जो है इस्लामोफोबिया को कम करने के लिए, इस्लामोफोबिया का मतलब होता है इस्लामिक लोगों के डर को समाप्त करने के लिए एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ये जो प्रस्ताव है लाया गया था, जो भी अरबियन कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज हैं, उन सारे देशों के सानिध्य में इस प्रस्ताव को लाया गया था यूनाइटेड नेशन में, जिसको पास किया गया है। और ये दिवस मनाने की घोषणा की गई है 15 मार्च को। कब? तो 15 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किसके लिए? तो इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कोविड-19 के 2 नए वेरिएंट, यानी कोविड-19 खत्म होने का नाम ही ले रहा है। 2019-20 में शुरू हुआ ये आपका कोविड यानी कोरोना वायरस जिसको हम कहते हैं, जो चाइना के वुहान शहर से शुरू हुआ था, पूरी दुनिया में तबाही फैलाई इसने, लाखों लोग इसमें मरे। और इसके 2 नए वेरिएंट फिर से मिले हैं जिनका नाम है BA.1 तथा BA.2। ये किस देश में मिला है डियर? कहाँ पर मिला है? तो इसका नाम है इजराइल। इजराइल में कोरोना के 2 नए वेरिएंट प्राप्त हुए हैं। दोनों का नाम याद रखिएगा क्योंकि वेरिएंट से उस देश का नाम पूछा जा सकता है। इस प्रकार से इजराइल, यरूशलेम इसकी कैपिटल है, छोटा सा देश है, ठीक है इजराइल, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली देश है। और उसी के
उसी देश में ही ये दोनों आपके वेरिएंट खोजे गए हैं। भारत में जो कोरोना वायरस का पहला केस मिला था वो केरला में मिला था, लेकिन कोरोना वायरस से मरने वाला भारतीय पहला भारत में किस स्टेट में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी डियर, तो वो था कहाँ पर, कर्नाटका में था। सारे पॉइंट याद रखिएगा। हमारे भारत में टोटल 8 वैक्सीन इस समय हैं। कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए 8 वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 31वें जीडी बिरला पुरस्कार। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है। इसका संस्करण भी याद रखिएगा कौन सा है, तो 31वां है। जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा जीडी बिरला पुरस्कार से डेर किसको सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है प्रोफेसर नारायण प्रधान। ठीक है, प्रोफेसर नारायण प्रधान को सम्मानित किया गया है 31वें जीडी बिरला पुरस्कार से। आंसर हो जाएगा प्रोफेसर नारायण प्रधान। संस्करण है 31। और नेक्स्ट हमारा है समुद्रगामी गश्ती पोत सक्षम को कहां पर कमीशन किया गया है। पोत का नाम क्या डियर, तो पोत का नाम है सक्षम। कहां पर इसको कमीशन किया गया है, तो उस कमीशन करने वाली जगह का नाम है गोवा। गोवा के तट पर इसे कमीशन किया गया है। नाम इसका क्या है, सक्षम। ठीक है, एक प्रकार से गश्ती पोत है, सक्षम नाम है, और इसका जो कमीशन किया गया वो गोवा में। 3 पॉइंट याद रखिएगा इससे संबंधित। ठीक है, और अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि नेवी दिवस कब मनाया जाता है, यानी भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो एक बार जल्दी से कमेंट में आप सभी लोग आंसर बताइएगा कि नौसेना दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरह से हमारे जो वन लाइनर सेशन थे डियर वो कंप्लीट हुए, और अब हम लोग बढ़ेंगे अपने प्रश्नोत्तरी सेशन की तरफ, जिसमें 10 क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। और इन सारे 10 क्वेश्चन में आपको मिलेंगे ऑप्शन भी। आपको अपना आंसर लगाने के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, और आप अपना आंसर आसानी से लगा सकते हैं। तुक्का मत मारिएगा, जस्ट ट्राई टू डू योर बेस्ट डियर। हमेशा अपना बेस्ट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दुनिया में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, हर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, किसी एक क्षेत्र में नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमेशा आपका प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाता है अपने काम में, याद रखिएगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं हमारा प्रश्नोत्तरी सेशन, और इसके पहले एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फ्लोरिडा के तट पर किसके द्वारा जो है 53 स्टारलिंक उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। कहां पर लॉन्च किया गया है, तो सबसे पहले तो उस जगह का नाम क्या है डियर, तो उसका नाम है फ्लोरिडा। अब फ्लोरिडा है कहां पर, तो ये है अमेरिका में। कहां पर, फ्लोरिडा कहां पर है, तो अमेरिका में है। कितने नए स्टारलिंक उपग्रहों को इसमें जो है लॉन्च किया गया डियर, तो 53 स्टारलिंक उपग्रहों को इसमें लॉन्च किया गया है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नासा के द्वारा, जॉक्सा के द्वारा, इसरो के द्वारा, या फिर स्पेस एक्स के द्वारा। सारे लोगों का कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए डियर इस क्वेश्चन का, कि ये जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो ज्यादातर लोगों का आंसर नासा आ रहा होगा दिमाग में, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये जो आपका आंसर हो जाएगा डियर इस क्वेश्चन का, वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्पेस एक्स। क्या हो जाएगा, स्पेस एक्स, जो किसकी है, तो एलन मास्क, जो इस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। अभी कल ही हमने पढ़ा था जो आपकी नई इंडेक्स जारी हुई है दुनिया के सबसे रिच लिस्ट, ठीक है, रिच लोगों की, तो उसमें एलन मस्क सबसे टॉप पर हैं, जो स्पेस एक्स के फाउंडर मेंबर हैं, याद रखिएगा। इन्हीं की कंपनी है स्पेस एक्स, और इसी के द्वारा 53 नए स्टारलिंक उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। अमेरिका का जो अंतरिक्ष जो एजेंसी है उसका नाम है नासा, ठीक है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। जाक्सा जो है जापान की है, और इसरो हमारे इंडिया की है डियर, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसरो की स्थापना 1969 में, और इस समय इसरो के जो हेड हैं उनका नाम है पी सोमनाथ। ठीक है, क्या नाम है डियर, पी सोमनाथ उनका नाम है। के शिवान इसके पहले जो हैं इसरो के चीफ थे। बेंगलुरु में इसका हेड ऑफिस है इसरो का, याद रखिएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4 नंबर, स्पेस एक्स विल बी द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है, ये देखिए आपके सामने है फुटबॉल, यानी खेलेगा भारत। फुटबॉल का इंडियन सुपर लीग जिसका फाइनल गोवा में आयोजित हुआ, किसने जीता है, सबसे आगे होंगे इंडिया वाले। तो फुटबॉल का जो इंडियन सुपर लीग है जिसका फाइनल कहां पर आयोजित हुआ है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि इसका आयोजन कहां पर किया गया डियर, तो गोवा में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है,
किसने जीता है इसको, तो ये याद रखिएगा, हैदराबाद एफसी ने, केरला ब्लास्टर्स ने, चेन्नई सुपर किंग्स ने या दिल्ली दबंग। तो सबसे पहले 2 पॉइंट तो आप हटा दीजिए यहाँ से, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ये आपकी आईपीएल की टीम है, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग का है। चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी की टीम है। और दबंग दिल्ली ये है कबड्डी, भारत का सबसे पसंदीदा खेल है कबड्डी। दिल्ली दबंग जो है कबड्डी की टीम है। अब आपके पास आंसर बचते हैं 2। तो जो इंडियन सुपर लीग है डियर, इसका फाइनल गोवा में आयोजित हुआ है, इसकी विजेता बनी है हैदराबाद एफसी। और ये जो है इसने हराया है किसको, तो केरला ब्लास्टर्स को इसने पराजित किया है। इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैदराबाद एफसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन सुपर लीग की जो शुरुआत है डियर कब की गई थी, तो 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी याद रखिएगा, इंडियन सुपर लीग की, जो एक प्रकार से फुटबॉल को भारत में बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, हैदराबाद एफसी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बर्मिंघम में आयोजित ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है डियर, तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन जिसमें लक्ष्य सेन पहुंचे थे, लक्ष्य सेन फाइनल में थे डियर, ठीक है, भारत की तरफ से लक्ष्य सेन फाइनल में थे, लेकिन फाइनल में वो हार गए हैं। और पुरुष एकल का जो खिताब है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन का, वो किसने जीता है, उनका नाम है विक्टर एक्सेल्सन, ठीक है, क्या नाम है डियर, विक्टर एक्सेल्सन इनका नाम है, जिन्होंने इस खिताब को जीता है, पराजित किया है लक्ष्य सेन को। महिलाओं में किसने जीता है, तो महिलाओं में याद रखिएगा अकाने यामागुची ने जीता है महिलाओं में, ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा, पुरुषों में विक्टर एक्सेल्सन, यामागुची अकाने महिलाओं में। और फाइनल में पुरुषों में पराजित होने वाले कौन है, तो उनका नाम है लक्ष्य सेन। भारत ने काफी लंबे टाइम के बाद फाइनल में प्रवेश किया है भारतीय किसी खिलाड़ी ने। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि फाइनल में पहुंचने वाला खिलाड़ी कौन था, तो आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन, ठीक है, लक्ष्य सेन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने वाला रिलेटिविस्टिक कैलेस्ट्रॉन एम्पलीफायर विकसित किया है। किस देश ने विकसित किया डियर, ये एक प्रकार का जो एम्पलीफायर है, रिलेटिविस्टिक कैलेस्ट्रॉन एम्पलीफायर, उपग्रहों को नष्ट करने वाला ये आपका एम्पलीफायर है। जो उपग्रह खराब हो चुके हैं उनको समाप्त करने के लिए जो है इस एम्पलीफायर को विकसित किया गया है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया, रशिया के द्वारा, चाइना के द्वारा, भारत के द्वारा या फिर अमेरिका के द्वारा। तो किसने विकसित किया डियर, इसका नाम है चाइना, ठीक है, चीन के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है। और इसका नाम क्या है, रिलेटिविस्टिक कैलेस्ट्रॉन एम्पलीफायर इसका नाम है। काम क्या है, तो उपग्रहों को नष्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। आंसर हो जाएगा चीन, कैपिटल है बीजिंग। यहीं पर अभी हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था 2022 में। उसके अलावा चाइना में ये संघाई, जहां पर एनडीबी का मुख्यालय है डियर, यानी एनडीबी यानी आपकी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 2014 में ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी, ठीक है, किसके द्वारा डियर, तो ब्रिक्स देशों के द्वारा। ब्रिक्स का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। 2010 में इसकी बैठक येक्तिनबर्ग रशिया में सबसे पहले बैठक हुई थी, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और एनडीबी में अभी हाल ही में 4 नए देश शामिल किए गए हैं। एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक में टोटल 4 मेंबर शामिल किए गए हैं नए, और इस प्रकार से टोटल नंबर उसमें मेंबर हो गए हैं 9, टोटल 9 मेंबर हो गए, क्योंकि 5 तो परमानेंट पहले से ही थे, ठीक है। इस प्रकार से 9 मेंबर हो गए हैं एनडीबी में, जिसकी स्थापना हुई थी 2014 में। दुनिया का जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है चाइना, ये भी याद रखिएगा, और सबसे ज्यादा देशों के साथ बॉर्डर भी टच करता है चाइना। इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर, चीन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट कार्यक्षमता किसके द्वारा तैयार की गई है। सारे लोगों का आंसर आते रहना चाहिए, जितने भी लोग हैं कमेंट सेक्शन में सभी का आंसर आना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट कार्यक्षमता किसके द्वारा तैयार की गई है। नीति आयोग के द्वारा, एनपीसीआई मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, या फिर सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किसके द्वारा जो है आपका
ये विकसित किया गया है, तैयार किया गया है यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट। ठीक है, तो ये डियर आपका शुरू किया गया है एनपीसीआई के द्वारा। किसके द्वारा? एनपीसीआई के द्वारा इसको विकसित किया गया है। एनपीसीआई क्या होता है? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। कब की गई थी डियर? 2008 में इसकी स्थापना की गई थी एनपीसीआई की। यही जो है भीम जो आप ऐप जानते हैं, एक प्रकार का यूपीआई ऐप, इसी के अंडर में काम करता है, याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा एनपीसीआई। नीति आयोग क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर, जिसे 15 अगस्त 2014 में समाप्त किया गया था, उसी के स्थान पर इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यानी इस समय कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी। इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो इस समय राजीव कुमार हैं, और इसके सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत जी हैं। आरबीआई की बात करें तो 1926 के यंग कमीशन और 1934 के अधिनियम के तहत जो है इसकी स्थापना डियर हुई थी 1935 में। 1935 में स्थापना हुई थी इसके। दो देशों भारत और पाकिस्तान के बैंक के रूप में इसने कार्य किया। एक प्रकार का रेगुलेटिंग बैंक होता है आरबीआई। ठीक है, और इसके जो है इस समय गवर्नर कौन है? तो इस समय इनका नाम है शक्तिकांत दास, और पहले कौन थे? तो सर ऑसबर्न स्मिथ के इसके पहले गवर्नर थे। सेबी की स्थापना 1992 में की गई थी। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका नाम है, और इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र मुंबई में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है डियर? F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीत लिया है? ये देखिए शानदार रेसर गाड़ियां। ठीक है, इसी में दुर्घटना हुई थी माइकल शुमाकर की, और उनकी देहांत हो गए थे। उनका पूरा मतलब आपने देखा होगा, जो लोग इससे इंटरेस्ट रखते हैं, 3-4 साल वो कोमा में रहे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीत लिया है? तो लुइस हैमिल्टन ने, कार्लोस सैंज जूनियर ने, चार्ल्स लेक्लर ने, या फिर माइकल शुमाकर ने? किसने जीता है ये आपका F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022? तो कई सारे लोग आंसर लगाएंगे, हमें पता है लुइस हैमिल्टन, लेकिन याद रखिएगा डियर, ये जो आपका है इसको जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। फेरारी के ड्राइवर हैं, याद रखिएगा। किसके? तो फेरारी के ड्राइवर हैं। दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं? तो कार्लोस सैंज जूनियर, ये भी फेरारी के हैं। तीसरे स्थान पर रहे हैं लुइस हैमिल्टन, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं हैमिल्टन। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स लेक्लर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, गैर इंटरनेट उपयोगकर्ता को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, OIL यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड, या फिर BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या फिर हिंडाल्को। तो डियर आपका जो गैर इंटरनेट उपयोगकर्ता को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली कंपनी बनी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है BPCL। ठीक है, क्या नाम है? BPCL उसका नाम है, याद रखिएगा। आंसर हमारा हो जाएगा BPCL। ठीक है, अगले नेक्स्ट हमारा ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है, जो बहुत ही एक युद्ध के टाइम पर आयोजित युद्धाभ्यास है। नाटो देशों के द्वारा इसको स्थापित किया, इस युद्धाभ्यास को आयोजित किया जा रहा है, जिसका नाम है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। इस युद्धाभ्यास का नाम क्या डियर? तो इसका नाम है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। टोटल कितने देश इसमें शामिल हो रहे हैं? तो याद रखिएगा टोटल 27 कंट्रीज और इन्वॉल्विंग इन दिस वॉर फेयर। ठीक है, तो इसमें टोटल 27 देश शामिल हो रहे हैं। लगभग 30,000 सैनिक इसमें शामिल हो रहे हैं। कितने? लगभग 30,000 सैनिक इसमें शामिल हो रहे हैं। 200 इसमें फाइटर प्लेन शामिल हो रहे हैं। इस तरह से एक बहुत ही बड़े युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है डियर? नाटो सैन्याभ्यास ये आपका है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। अमेरिका में, नॉर्वे में, ब्रिटेन में, या फिर फ्रांस में? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है डियर? तो ये आपका नॉर्वे में इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? नॉर्वे में इसका आयोजन किया जा रहा है, जो प्रति 2 वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है। हर दूसरे वर्ष इसका आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा नॉर्वे विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नॉर्वे विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। ये आपका 100% आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है डियर, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है डियर? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, या फिर 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपका जो दिवस है इसको सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस सेलिब्रेट
किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है आपका वन है तो जिंदगी है, यानी जंगल है तो लाइफ है, जिंदगी है, क्योंकि जंगल का संरक्षण नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, और इसलिए वन का संरक्षण बहुत जरूरी है। और अंतर्राष्ट्रीय जो वन दिवस है ये मनाया जाता है 21 मार्च को। भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क हैं वो कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। ये भी याद रखिएगा, किसी भी देश में जो वन का रेशियो है वो 33% होना जरूरी है। वहाँ पर एक अच्छी लाइफ के लिए कितना होना चाहिए, वन का परसेंटेज तो 33 होना चाहिए। लेकिन भारत में कितना है, तो लगभग 23% है इंडिया में वन का परसेंटेज। इस हिसाब से अभी 10% हम पीछे हैं, और बहुत पीछे हैं। 10% की वृद्धि भारत को करनी पड़ेगी अपने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और कोविड काल में तो ऑक्सीजन की जिस तरह डिमांड हुई है ना, वो फिर से दुनिया को बताती है कि वन हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा हमारा 21 मार्च इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा है, रक्षा मंत्री के द्वारा कहां पर उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो एकीकरण परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है तो ये किया गया है डियर रक्षा मंत्री जी के द्वारा। किसके द्वारा, रक्षा मंत्री, यानी कौन है, तो इस समय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो है उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन कहां पर हुआ है, लखनऊ में, जैसलमेर में, बेंगलुरु में या फिर में। लखनऊ में तो अभी डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की गई थी। जैसलमेर में एक हेलीपैड की स्थापना की गई थी जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग की जा सके। उसके अलावा बेंगलुरु में जो है ये आपका उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर की उद्घाटन की गई है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो आंसर हमारा हो जाएगा बेंगलुरु। कहां पर है, तो कर्नाटका में है बेंगलुरु। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, तीसरा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ये सारे हमारे आज के सेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डियर, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में छपने वाले। ठीक है, तो चलिए एक बार सेशन को जिन्होंने शेयर नहीं किया डियर, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि भगवान के दरबार में घंटी बजाएंगे तभी थोड़ी सी मनोकामना पूरी होती है। ठीक है, तो घंटी जरूर बजा दीजिएगा जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं फिर से अपने अगले सेशन में, तब तक आप सभी लोग एंजॉय कीजिए मस्ती के साथ। जिन लोगों के रंग अभी खत्म नहीं हुए हैं थोड़ा सा खेल लीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी जो इस समय सेशन में जुड़े हुए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।